पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी 2 चरणों का मतदान खत्म हो गया है। इस वक्त हमारे साथ लोजपा प्रमुख चिराग पासवान हैं। ये बताइए कि बिहार में 9 सीटों पर चुनाव मतदान जो है वो खत्म हो गया है जी। क्या आपको दिख रहा है, एनडीए के खाते में कितनी सीटें और महागठबंधन के खाते में कितनी सीटें? अगर मैं अब इसका जवाब दूंगा तो लगेगा कि क्योंकि मैं एनडीए के साथ हूं इसीलिए अपने पक्ष की मैं बात कर रहा हूं, बट मेरे पास कारण है इस बात को कहने का कि 2 चरण ही नहीं, 2 चरण की 9 सीटें ही नहीं, जब 7 चरण बीत जाएंगे और जब हम 40 की 40 सीटों पर अगर हम लोग आकलन करेंगे तो 40 की 40 सीटें एनडीए के पक्ष में जाएंगी। कारण है इसका सौरभ भाई, कारण पहला ये है कि पिछली बार से ज्यादा मजबूत हम लोग का गठबंधन है इस बार कंपेयर टू द ऑपोजिशन, जो पिछली बार बेहतर परिस्थिति में थी पर उसके बावजूद मात्र 1 सीट ये लोग जीत पाए। आज की अगर आप परिस्थिति देखें तो हम लोग पिछली बार 3 घटक दलों के साथ हम लोग का गठबंधन था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी थी, जनता दल यूनाइटेड थी और लोक जनशक्ति पार्टी थी। 3 दलों के गठबंधन ने 40 में से 39 सीटें जीती, पर इस बार हम लोग के पास 2 और ऐसे मजबूत दल हैं जो कि पिछली बार उन लोगों के साथ थे, आदरणीय जीतन राम मांझी जी हों, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हों। तो ये पहले से ज्यादा मजबूत हम लोग का गठबंधन हुआ है। ये मेरे विश्वास को बढ़ाता है कि हम लोग इस बार जो 1 सीट की चूक हो गई थी किशनगंज वाली, वो भी हम लोग जीतेंगे। दूसरा कारण जो उदासीनता है विपक्षी खेमे में, आप पहले चरण में देख लीजिए सौरभ भाई, 1-1.5 दल को अगर छोड़ दें उसके अलावा कोई प्रचार नहीं कर रहा था विपक्ष की तरफ से। विपक्ष का पूरा खेमे में एकदम खामोशी बोल लीजिए, निराशा बोल लीजिए। कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर का नेता तो छोड़ दीजिए, कोई प्रदेश स्तर के नेता ने भी प्रचार नहीं किया। वो विरोधाभास दिखा जिसकी वजह से इन लोगों ने बिना पूछे जैसे सीटें बांट दी, सिंबल्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट दिखा पहले चरण की 4 सीटों में। तो उसमें जो कैडर है, अब कांग्रेस का कैडर जब वो अपने किसी नेता को देख ही नहीं रहा मंच पे, वो क्यों जाएगा? या वाम दलों के जो कैडर है वो क्यों जाएंगे? तो जहां एक तरफ विरोधाभास दिखा, महागठबंधन, इंडिया अलायंस, यूपीए, जो भी आप बोले, इनको पता नहीं क्या ही है इनका अलायंस, तो उनमें जहां विरोधाभास दिखा तो वहीं प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हम लोग जितने भी घटक दल हैं, हम सब ने एक साथ मिलकर ये प्रचार किया। तो मुझे लगता है उसका यकीनन हम सबको लाभ मिलेगा। तो 2 चरण की बात करें तो 9 की 9। 2 चरण के बाद बीजेपी खेमा जो है या एनडीए खेमा जो है वो फ्रस्ट्रेशन में चला गया। अब ये तो परिणाम ही बताएंगे। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल तेजस्वी जी अक्सर करते रहे हैं। पूर्व में भी आप अपने आर्काइव्स में से निकाल के देखिए, 2014 में भी ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे किए गए थे। 2019 में भी इसी तरीके की बयानबाजी हर चरण के बाद की जा रही थी। परिणाम क्या हुआ भाई? एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन है, जहां हम लोग मजबूती से एक मजबूत नेतृत्व के साथ हम लोग चुनाव प्रचार में उतरे, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री हमारे गठबंधन का चेहरा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के पास ना नीति है, ना नीयत है, ना नेता है। आपके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको लेकर लोग एक्साइटेड हों। क्यों जाएंगे आपको वोट करने? वोट किसके लिए करेंगे भाई? ये प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है ना, तो कल को अगर वोट करेंगे तो कौन देश का प्रधानमंत्री बन रहा है ये तो विपक्ष बता नहीं रहा। आपकी नीति क्या है? जहां एक तरफ हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहीं आप लोग हमारी संपत्ति छीनने की बात करते हैं, आप इनहेरिटेंस टैक्स लगाने की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप गाली गलौज की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप वही 90 के दशक की आहट सुनाते हैं जहां पे जंगल राज जिस दौर को कहा गया था। तो ऐसे में कोई आपके पक्ष में मतदान करने क्यों जाएगा? लेकिन आप लोग 90 के दशक की बात करते हैं, लेकिन 17 महीने की जो सरकार रही महागठबंधन की बिहार में, उसकी जो उपलब्धि रही उसकी चर्चा आप लोग जनता के सामने नहीं करते? बिल्कुल जनता के सामने करते हैं, क्योंकि वो जिनकी वजह से वो उपलब्धि रही वो मुख्यमंत्री आज की तारीख में हम ही लोगों के गठबंधन का हिस्सा है। आज की तारीख में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मजबूत समर्थन एनडीए को मिल रहा है, उन्हीं के ही कार्यकाल की वो उपलब्धियां हैं। जिन उपलब्धियों का श्रेय मेरे छोटे भाई लेने का प्रयास करते हैं वो उन्हीं के तो कहते हैं ना, एक थका हुआ मुख्यमंत्री मुझे मिला था, मैंने उसको चलना और दौड़ना सिखाया। अगर इनको ये थके हुए लग रहे हैं तो आपके अपने कार्यकाल में 90 के दशक में आप ही के परिवार के 2-2 सदस्य मुख्यमंत्री के पद पर थे। अगर इतनी ही काबिलियत थी और इतना ही प्रदेश का विकास करने का सामर्थ्य आप में था तो उस वक्त करना चाहिए था ना। 15 साल बिहार की जनता ने आपको दिया, और सौरभ भाई 15 साल कम नहीं होते हैं।
15 साल में अगर आप चाहते तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे। और ये वही दौर है जब सबसे ज्यादा बिहार बर्बादी की कगार पर अग्रसर हुआ। इससे पहले का दौर फिर भी काफी हद तक भाई बिहार हमारा वो प्रदेश है जहां पर जिसका एक अपना गौरवशाली इतिहास रहा है, लोकतंत्र की जननी रहा है बिहार, एक से एक महापुरुषों की धरती रहा है। भगवान बुद्ध हो, मेरी माता सीता हो, या भगवान महावीर हो, या गुरु गोविंद सिंह जी हो, सबकी धरती रहा है बिहार। चाणक्य की धरती रहा है बिहार, आर्यभट्ट की धरती रहा है बिहार। यहां से बड़े आंदोलन हम लोगों ने देखे हैं, कर्पूरी ठाकुर जी हो, जयप्रकाश नारायण जी हो, ये तमाम चीजें बिहार ने। नालंदा यूनिवर्सिटी पर आज भी हम लोग गर्व करते हैं। आज भी जब मेरे प्रधानमंत्री दूसरे राष्ट्रों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो बैकड्रॉप पे जब वो डिनर आयोजित किया जाता है, महामहिम जी जिस डिनर को आयोजित करते हैं उसके बैकड्रॉप पे नालंदा यूनिवर्सिटी की तस्वीर आती है। पर अगर उस बिहार को आज बर्बाद किया है, जहां पे शिक्षा पूरी तरीके से समाप्त है, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से समाप्त है, पलायन सबसे ज्यादा हुआ, तो 90 के दशक में ही हुआ ना। तो अगर 17 महीने में आप इतना कर सकते थे तो उन 15 सालों में आपने क्यों नहीं कर दिया? लेकिन 20 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तो हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि उनका भी तो रोल होना चाहिए। पलायन हो या स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, अगर वो नहीं सुधरी है तो इसके लिए जिम्मेदार नीतीश कुमार भी है। मैं मानता हूं कि चीजें और बहुत बेहतर हो सकती थी, बट जो लोग श्रेय लेते हैं, मुझे शिकायत उन लोगों से है ना कि किया आपने कुछ नहीं और जो आप ढिंडोरा पीट रहे हैं। नीतीश कुमार भी श्रेय ले रहे हैं, बिल्कुल ले रहे हैं। हमें क्या मिला था बिहार और हमने क्या करके दिखाया, और उनकी बातों में हकीकत है। मैं भी तो उन्हीं 15 सालों की मैं बात कर रहा हूँ ना, जहां पर बिहार को आपने पूरी तरीके से आपने खाई में आपने डाल दिया। भाई आप उन 15 साल को देखेंगे, इस बात को तो नहीं नकारा जा सकता कि कंपेरेटिवली बहुत कार्य हुए और बहुत कार्य हो सकते थे, मैं इस बात को भी नहीं नकारूंगा। बट जिन परिस्थितियों में बिहार को डाल दिया गया था उस 90 के दशक में, उससे बिहार को यहां तक भी लाना किसी उपलब्धि से कम नहीं है। जो भाषा का इस्तेमाल आजकल हो रहा है खासकर इस चुनाव में, और कुछ अपशब्द आपके फैमिली के बारे में भी कहा गया, आपने लेटर भी लिखा तेजस्वी यादव को, तो उसका कुछ इम्पैक्ट आपको दिखा, कोई प्रभाव दिखा? तेजस्वी यादव ने जवाब दिया उस लेटर का जो आपने उनको लिखा था? दिक्कत यह है कि आज की तारीख में अहंकार इतना ज्यादा है विपक्ष के नेताओं में कि उनको जरूरी नहीं लगता कि किसी के मान सम्मान की रक्षा या उसका संरक्षण करने का प्रयास तक किया जाए। ये वही आरजेडी का कल्चर है, ये वही इन लोगों का कल्चर रहा है जिसकी वजह से 90 के दशक में महिलाओं का घर से बाहर निकलना दुश्वार होता था। ये वही कल्चर है जहां पे लाठी में तेल पिलाकर समाज के उस वंचित, शोषित, गरीब वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था और खामोशी से मूर्तदर्शक बनकर ये लोग देखते रहते थे। आज पुनः उसी को ही दोहराया जा रहा है। मुझे तकलीफ इस बात की होती है, मेरे परिवार को गाली दी गई, यकीनन किसी भी बेटे को ये बात बुरी लगेगी, और इस बात को जिस तरीके से जस्टिफाई किया जाता है, मेरी शिकायत वहां से है। आप माफी नहीं मांगे कोई बात नहीं, ये आपकी सोच हो सकती है, बट जिस तरीके से आप लीपापोती करने का प्रयास करते हैं, आप जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं, आप ये कहने का प्रयास करते हैं कि हमने सुना नहीं, मंच पे दूरी थी, ये थी। भाई हम सब लोग मंच पे रहते हैं, मेरे प्रधानमंत्री से बड़ा मंच और किसका? डी इतना बड़ा घेरा बना रहता है, उसके बावजूद मेरे प्रधानमंत्री संवाद साध लेते हैं सामने जो लोग खड़े हैं। ऐसे में आपके मंच पे खड़े एक नेता के साथ वो कनेक्ट था, वो बातचीत हो रही, लेकिन वो नेता माफी मांग रहा था, वो हाथ जोड़ रहा था। जब वो नेता के साथ कनेक्ट था, जब वो नेता समझ पा रहे थे, तो आपकी महिला प्रत्याशी वहां पे खड़ी थी, आपने एक शब्द तक बोलना जरूरी नहीं समझा। सौरभ भाई, मैं ऑनेस्टली बोलता हूं, मुझे कोई नाराजगी या गुस्सा नहीं है। ऑफकोर्स दुख होता है परिवार को जब गाली दी जाती है, बट मुझे दुख इससे ज्यादा इस बात का कि मेरा छोटा भाई मंच में था, जिनके साथ हम लोग के पारिवारिक रिश्ते रहे, जिसको लेकर कई बार आप लोगों ने मेरे ऊपर कमेंट भी किए, ताने तक दिए कि भाई आप क्यों लालू परिवार पे आप सॉफ्ट रहते हैं। वो रिश्ता मेरा रहा है और मैंने उस रिश्ते को हर मन से मैंने स्वीकारा है। मेरे नेता मेरे पिता के समकक्ष रहे, सहयोगी रहे, लालू जी, दोनों ने साथ मिलकर काम किया है, दोनों परिवारों में वो रिश्ता रहा है। मेरे लिए आज भी राबड़ी देवी जी मेरी माँ है, बात खत्म, पीरियड, वो है मेरी माँ। मैं नहीं बर्दाश्त करता कि मेरे सामने उनको, मीसा दी को कोई भी इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल करता। मैं उसी वक्त एक कड़ी आपत्ति वहीं पे मैं दर्ज कराता, पर इस तरीके से खामोशी से सुन जाना और बाद में लीपापोती करना कि इन बातों को तूल नहीं देना चाहिए, फलाना ढिमकाना, आपके अहंकार को दर्शाता है, इस बात का अहंकार। और ये राजद भूल जाती है कि भाई आज जब आप इस बात का श्रेय लेते हैं
कि एक समय था जब आप बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी, आपको सबसे बड़ी पार्टी बनाने में लोक जनशक्ति पार्टी के भी उन उम्मीदवारों का योगदान रहा जो उस वक्त गठबंधन से अलग होकर, एनडीए से जिन कारणों से भी हम लोग अलग हुए, बट अलग होकर जब हम लोग चुनाव लड़े, कहीं ना कहीं आपने उसका लाभ लेकर आज आप बड़ी पार्टी पे है। नहीं तो संभवतः आप 2.5 का आंकड़ा भी नहीं पार करते। 2 तारीख को आपका नॉमिनेशन है, तो ये माना जाए कि उस नॉमिनेशन में चाचा भी आएंगे, पशुपति पारस भी आएंगे, शामिल होंगे? मुझे नहीं पता कि माना जाए कि नहीं माना जाए, बट हाँ, उनको आमंत्रित मैं जरूर करूंगा। मैं छोटा हूं, मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा फर्ज बनता है, और मैंने किया भी है। मैंने हर ऐसे, लेकिन पूरे बिहार में चर्चा तो ये हो रही है कि इस बार चिराग पासवान ने अपने चाचा को निपटा दिया, वो सड़क पे आ गए। नहीं, बिल्कुल उनकी पार्टी खत्म हो गई, उनको एक सीट नहीं मिली बीजेपी की तरफ से। चाहे सूरजभान सिंह हो, चंदन सिंह हो, महबूब अली कैसर हो, पशुपति पारस हो, प्रिंस राज हो, सभी बैठे हुए हैं। ये तमाम फैसले गठबंधन के द्वारा लिए जाते हैं, और गठबंधन में जो सबसे बड़ा दल है भारतीय जनता पार्टी है, उनकी इसमें विशेष भूमिका रहती है। ऐसे में मैं अक्सर कहता हूं कि जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है गठबंधन में आपको सम्मिलित करने का। ऐसे में अगर एक सांसद वाली पार्टी को अगर 5 सीटें दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं वो जनाधार, पिछले 2.5-3 सालों का मेरा वो संघर्ष। चिराग पासवान का कंडीशन भी था बीजेपी के सामने कि अगर वो रहेंगे, उनको सीटें दी जाएगी तो हम आपके साथ नहीं आएंगे। नहीं, कतई नहीं। और सौरभ भाई, मैं कंडीशन रखने वाला कोई होता नहीं हूँ। आज मुझे ये सीटें मिल रही हैं, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, बट आप याद कीजिए आज से 6 महीने पहले, अगर हम लोग बहुत पीछे नहीं भी जाते, मैं 2.5 साल पहले की बात नहीं कर रहा, 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, या साल भर पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे खुद को ये नहीं पता था कि मैं कहीं से चुनाव लड़ पाऊंगा कि नहीं। मेरी जो परिस्थिति थी, जिस तरीके से मुझे घर से, परिवार से, पार्टी से नेपो किट का मेरे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, मेरी परिस्थिति ये थी कि मेरे पिता की बनाई हुई पार्टी तक मुझसे छीन ली गई थी, उनका नाम तक मुझसे छीन लिया गया था। ऐसे में तो उसके लिए जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं बीजेपी और जदयू थी ना, जिसके साथ आप भी बने हुए हैं। मैं मानता हूं कि अगर मेरे अपने मेरे साथ रहते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी जो मेरे परिवार और मेरी पार्टी को इस तरीके से तोड़ती। धोखा मुझे मेरे अपनों ने दिया, मैं किसी दूसरे या तीसरे पे क्या उंगली उठाऊं और कैसे उंगली उठाऊं, जब मेरे अपने ही मेरे साथ नहीं थे। ये मेरे साथ होते तो मैं जरूर दूसरे को बोलता अगर कोई गलत करता, बट धोखा मैंने अपनों से खाया ना सौरभ। वो टीस अभी भी है, कारण कि अभी भी ये देखा जा रहा है मंच पे कि जदयू के कुछ ऐसे नेता हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा घुलमिल अभी भी नहीं रहे, मंच साझा करने में या उनके प्रोग्राम में जाने में। ललन सिंह का नॉमिनेशन हुआ था, उसमें आप नहीं गए थे, आपको जाना था। नहीं, कतई नहीं। ललन बाबू के नॉमिनेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, उस दिन प्रधानमंत्री जी की एक सभा अररिया में भी थी। हाँ नहीं, नॉमिनेशन के दिन भी मेरा एक जगह कार्यक्रम लगा हुआ था, और अभी जब प्रधानमंत्री जी जब गए थे तो मैं अररिया में था। बट हाँ, उनके यहाँ मेरा नहीं, आप चाहते तो मुंगेर में भी रह सकते। मैं जा रहा हूँ 8 तारीख को, मैं जा रहा हूँ। मैं उस दिन दूरी आदरणीय नहीं, मेरी कहीं दूरी नहीं है, और मुझे लगता है बहुत मैच्योरिटी के साथ मेरे मुख्यमंत्री ने, देखिए ये बात किसी से छुपी नहीं है, जिस बात को आप पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं वो बात स्पष्ट है कि एक डिफरेंसेस थे जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी में, बट मुझे लगता है बहुत मैच्योरिटी के साथ मेरे मुख्यमंत्री ने इन डिफरेंसेस को हैंडल किया। मैंने, मेरी पार्टी के नेताओं ने, जनता दल यूनाइटेड के कैडर ने बहुत मैच्योरिटी के साथ इसको हैंडल किया, और ये करना भी जरूरी है। अगर हम लोग एक गठबंधन में हैं, मैं राजनीति का विद्यार्थी हूं और हम लोग को सिखाया जाता है कि राष्ट्र हित सबसे ऊपर होता है, फिर गठबंधन का हित, फिर आपके दल का हित, अंत में कुछ बचे तो इंसान अपने व्यक्तिगत हितों की चिंता कर सकता है। ऐसे में राष्ट्र हित के लिए मैं मानता हूं मेरे प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। उसके लिए गठबंधन के हितों को प्राथमिकता देना जरूरी है। अगर हम दोनों आपस में ही उलझ गए तो इससे सिर्फ नुकसान ही हमारे गठबंधन का होगा, जो लक्ष्य है उससे हम लोग अछूता रह जाएंगे। तो ऐसे में मुझे लगता है बहुत ईमानदार प्रयास मेरे मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। आई अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट वी नीड टू वॉक इन एक्स्ट्रा माइल टू प्रूव आवरसेल्फ दैट व्हाट वी आर डूइंग इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर अलायंस ओनली। वो प्रयास मेरे मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, और कोई ऐसी सीट नहीं है जहां पर मैं 4-4, 5-5 बार मैं नहीं जा रहा। पूर्णिया में गया, कटिहार में गया, तमाम सीटों पे आपने जो इस बार सीटों का बंटवारा किया है वो कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय अभी भी बना हुआ है पूरे बिहार में। एक तो परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है, दूसरा कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि आपने कुछ सीटें बेची है और उसके एवज में आपने एक बड़ा अमाउंट लिया है उम्मीदवार। ये
आरोप बहरहाल लगाए जाते रहे हैं और लगाए जाते रहेंगे। ये कुछ उन महत्वाकांक्षी लोगों के द्वारा कहे जाते हैं जिनको मैं गलत भी नहीं मानता। पार्टी में जब आपके नेता होते हैं जो मेहनत करते हैं, हर किसी की उम्मीद होती है, और ये मेरे ही दल में नहीं हर दल में होता है, और स्वाभाविक है लोग उम्मीद करते हैं कि भाई चुनाव का समय हम लोग को लड़ने का मौका दिया जाएगा। अंतोगत्वा जो भी सक्रिय राजनीति में होता है, चुनावी राजनीति में अपना स्थान बनाना उन लोगों का लक्ष्य होता है, और उनकी भावना को मैं कतई गलत नहीं मानता। ये महत्वाकांक्षा हर किसी की होनी भी चाहिए, बट आई ऑल्सो हैव माई लिमिटेशंस। मात्र 5 सीटों पे मैं चुनाव लड़ रहा हूं। 50 आदमियों को समाहित करना उन 5 सीटों में मेरे लिए संभव नहीं है। ऐसे में जब आप चुनाव लड़ते हैं तो विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है जिसके आधार पर, लेकिन लोगों को लगेगा ना कि जो आपके पार्टी का नेता भी नहीं है, कार्यकर्ता भी नहीं है, अचानक वो पार्टी का सिंबल लेकर अगर लोकसभा क्षेत्र में पहुंच जाता है तो लोग तो सवाल करेंगे ना इस तरीके का। इसमें एक शांभवी को अगर आप उनका जिक्र कर रहे हैं, उनके अलावा कौन नहीं है मेरी पार्टी का? राजेश वर्मा का अगर आप जिक्र करें, राजेश वर्मा मेरी पार्टी के, वो भागलपुर से चुनाव लड़े थे विधानसभा का, भागलपुर से मेरी पार्टी से ही अचानक आपने खगड़िया भेज दिया उनको। भागलपुर से मेरी पार्टी से ही चुनाव लड़े थे। वो वहां के डिप्टी मेयर रह चुके हैं, वो मेरी पार्टी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं, पार्टी का एक शुद्ध कैडर वो रह चुके हैं। सौरभ भाई, दिक्कत क्या है ना कि लोग जाति में बांटकर, क्षेत्रवाद में बांटकर इन तमाम परिस्थिति को देखते हैं। मैं जब बिहार फर्स्ट की जब मैं बात करता हूं, ना मैं क्षेत्रवाद की बात करता हूं, ना मैं सांप्रदायिकता की बात करता हूं, ना मैं जातीयता की बात करता हूं। मैं समावेशी विकास की मैं बात करता हूं। जिस चीज में हम लोग को बांटा गया, मैं उसी के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। ऐसे में मैं ये नहीं देखता कि कौन किस जाति का है या किस क्षेत्र का, मैं ये देखता हूं। और मुझे लगता है बिहारी होने के नाते आपको भी गर्व होगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग व्हेन आई से दिस, ये वो चेहरे हैं जो कि कल को जब भारत की संसद में जाकर बिहार के जुड़े हुए विषयों को उठाएंगे तो हम लोग को गर्व होगा। ये वो पढ़े लिखे युवा हैं। आप इनको जाति में बांटकर देखिए, क्षेत्र में बांटकर देखिए, मैं इनको अपने एमवाई समीकरण के हिसाब से देखता हूं। मैं इसमें महिलाओं का उचित रिप्रेजेंटेशन देखता हूं, मैं युवाओं का उचित रिप्रेजेंटेशन देखता हूं। मैं इसमें देखता हूं कि कल को अरुण भारती हो, राजेश वर्मा हो, शांभवी चौधरी हो या मैं हूं, ये वो युवा चेहरे हैं जो कल भारत की संसद में जब बिहार की बात को रखेंगे, पढ़े लिखे युवा चेहरे, आर्टिकुलेट, वेल स्पोकन, जब बिहार की बात करेंगे तो वो बिहार की वो तस्वीर है जो सामने आनी चाहिए। कल को जब वीणा देवी हो या शांभवी हो, ये वो महिलाएं हैं बिहार की जिनके पास अनुभव है, जिनके पास युवा जोश है। ये जब अपनी बातों को रखेंगी, ये वो युवा चेहरे हैं, ये वो बिहार को रिप्रेजेंट करने वाले चेहरे हैं जिनकी आज बिहार को जरूरत है। अभी तक बिहार अपराध, भ्रष्टाचार, इन चीजों को लेकर हम लोगों को शर्मसार होना पड़ता था भारत के सामने। ये लोग जाके जब अपनी बातों को रखेंगे तो मुझे लगता है वो नए बिहार की वो तस्वीर दिखाई देगी जिसकी कल्पना हम सब लोग करते हैं। एक तरफ देश में इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि अगर फिर से मोदी जी आ गए तो संविधान को भी खतरा है और आरक्षण को भी खत्म किया जा सकता है। आप तो कल प्रधानमंत्री के मन से कसम खा रहे थे। मैंने प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को पुनः दोहराया और मैंने इस बात को दोहराते हुए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री ही स्वयं इस बात को कह चुके हैं कि ना संविधान पर ना ही आरक्षण पर। उसके बाद मैंने जरूर मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाते हुए अपनी तरफ से भी लोगों को यह विश्वास दिया। हो क्या रहा है कि लोगों को डरा कर वोट हासिल करने की अब राजनीति की जा रही है और ये विपक्ष हमेशा से करता रहा। कभी लाठी में तेल पिलाकर उसका डर दिखाया गया, कभी मां बहन बेटियों को जलील कर कर, अपमानित कर कर। मतलब विश्वास है आपको बीजेपी पर कि अगर जीत के आती है तो ऐसा कुछ नहीं करेगी, उसका डर दिखाया गया। और अब आरक्षण, और ये लंबे समय से 2015 का भी चुनाव अगर आप याद करें तो उस पूरे चुनाव को दिशा सिर्फ और सिर्फ आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये दिशा देकर पूरे चुनाव को हाईजैक मोहन भागवत जी का जो बयान आया था और उसको जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के द्वारा भुनाया गया था, कहीं ना कहीं पूरा चुनाव उस दिशा में मोड़ दिया गया था। आज 10 साल हो गए, क्या हो गया आरक्षण को? और मुझे बताइए ना, मेरे प्रधानमंत्री क्यों इस संविधान को बदलना या समाप्त करना चाहेंगे जिस संविधान की वजह से 3 बार वो एक राज्य के मुख्यमंत्री बने, जिस संविधान की वजह से तीसरी बार वो मेरे देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो प्रधानमंत्री संविधान की कसम खाकर देश को चलाने की
बात करते हो, जिन्होंने सही मायनों में सबसे ज्यादा संविधान को सम्मान देने की बात की हो। और ये भारत का संविधान है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाया गया ये संविधान है। ये कोई खेल नहीं है ना कि जिसका जब मन चाहा उसको बदल देगा। हकीकत में डर उन लोगों से होना चाहिए जिन्होंने इन संविधान की गलत धाराओं का इस्तेमाल किया, जिन लोगों ने आपातकाल लगाकर सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज वो लोग जब संविधान और आरक्षण को समाप्त करने का डर दिखाते हैं, ये गारंटी चिराग भी लेता है। मैं क्यों लेता हूं उसका उदाहरण भी, मतलब लोगों में केवल भ्रम पैदा किया जा रहा है। 2019 में भी अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को लेकर इसी तरीके का प्रयास किया गया था, उसको डाइल्यूट कर लोगों के बीच में, खासतौर पे समाज के दलित, वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग से आने वाले लोगों के भीतर ये डर बैठाया जाता है। उस वक्त भी हम लोगों ने डट कर सरकार के सामने हम लोग खड़े हुए, उस डाइल्यूशन को हम लोगों ने रिवोक कराया, सदन को 2 दिन एक्सटेंड कराकर हम लोगों ने इस बिल को पारित करवाया। तो इसीलिए आज पुनः चिराग पासवान इस बात की गारंटी ले सकता है और देता हूं बिहार की जनता को कि जब तक हम लोग हैं, कम से कम संविधान और आरक्षण पर कोई आंच नहीं आएगी। जो लोग इसका डर दिखाते हैं वो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर। अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है, चिराग पासवान के लिए ज्यादा महत्व क्या रखता है, केंद्र में मंत्री बनना या बिहार में मुख्यमंत्री बनना? अच्छा, क्या फर्क पड़ जाएगा मेरी इन महत्वाकांक्षाओं से? अंतोगत हुआ तो जनता को बिहार में चर्चा इस बात को लेकर भी है कि हो सकता है अगले साल आपकी पार्टी मर्ज कर जाए बीजेपी में और बीजेपी आपको चेहरा बना दे। कतई नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। अगर ऐसे कहीं पे भी कोई चर्चा चल रही है तो इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं, मेरी पार्टी मेरा अभिमान है, मेरा गौरव है। भले मेरी पार्टी का नाम मुझसे छीन लिया गया हो, बट इस पार्टी की आत्मा में आज भी मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की मेहनत, उनके संघर्ष समाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा अगर बीजेपी बनाती है तो पार्टी को विलय करने में क्या परेशानी? कंडीशन रखे कौन बातें करता है? और ये सारी बातें आ भी कहां से रही हैं? आज की तारीख में जब हम लोग लोकसभा चुनाव की ओर अग्रसर हो रहे हैं, भविष्य के घर में क्या है क्या नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा, चाहत और हकीकत में बहुत फर्क होता है। तो चाहत है ना मुख्यमंत्री बनने का, या फिर आपको लगता नहीं केंद्र में अगर चाहतों में मैं जीता रहूंगा तो मैं अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहूंगा। हकीकत के साथ आपको मिलकर चलने की जरूरत है। और मुझे लगता है आज की तारीख में मैं वही बात करूं, भाई आज से 2 साल पहले तो चिराग पासवान समाप्त था, कोई पूछ रहा था चिराग पासवान को? मेरी लिटरल साबित किया ना, तभी तो मेरी लिटरल पॉलिटिकल ऑबिचुरीज लिखी जा चुकी थी, मेरे बारे में राइटर्स लिखे जा चुके थे, कई नेशनल चैनल पे डिबेट हो गई थी जिसमें स्पष्ट तौर से कह दिया गया था कि आज तो उल्टा हुआ ना, जो खत्म करना चाहते थे या जिन्होंने खत्म किया वो आज खत्म हो गए। चिराग पासवान फिर से अपने पोजीशन पर आ गए, हाँ, पूरी मजबूती के साथ। सिर्फ इसीलिए क्योंकि बिना इस बात की उम्मीद किए हुए कि मुझे क्या मिलने वाला है, एट द एंड ऑफ द रोड मेरे लिए क्या है क्या नहीं, मैंने इस बात की कभी चिंता नहीं की। मैं सिर्फ अपने कार्य पे लगा रहा, उसी तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ रहा हूं। भविष्य में क्या मिलता है नहीं मिलता है, क्या परिस्थितियां बनती है नहीं बनती है, मुझे नहीं पता, बट अपने कार्यों पे उसी तरीके से लगा रहूंगा जैसे लगा हूं। एक आखिरी सवाल पूरे देश की जनता जानना चाहती है, चिराग पासवान शादी कब करेंगे? मतलब आर यू सीरियस? मतलब इतनी सारी बातों के बाद अब ये प्रश्न रह जाता है, प्रभु। तो हमारे साथ है चिराग पासवान, जो हमारे हर सवाल का जवाब इन्होंने काफी बेबाकी से दिया। और अगले एपिसोड में हम फिर किसी बड़े शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।